सोचिए, हजारों साल पहले जब न बड़े बड़े साम्राज्य थे, न ही चमचमाते शहर, फिर भी एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जिसने आने वाले हजारों सालों तक भारत की आत्मा को आकार दिया। ये थी वैदिक सभ्यता। स्वागत है आपका भारत दर्शन स्टूडियो में। लेकिन सवाल है कि यह सभ्यता शुरू कहां से हुई? कौन लोग थे ये जिन्होंने वेदों की रचना की, और कैसे उन्होंने एक साधारण पशुपालक जीवन से आगे बढ़कर महान दार्शनिक विचारों की नींव रखी? चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम से एक नई जाति भारत में प्रवेश करती है। ये थे आर्य, घोड़े पर सवार, रथों के स्वामी, युद्ध कला में निपुण और आकाश, सूर्य, अग्नि, वायु जैसे देवताओं के उपासक। उन्होंने सबसे पहले पंजाब और सरस्वती नदी के किनारे बसना शुरू किया। यहीं से ऋग्वैदिक काल का आरंभ हुआ। ऋग्वैदिक काल 1500 ईपू से 1000 ईपू तक का काल। आरंभिक वैदिक जीवन बेहद सरल था। गांवों में लोग झोपड़ियों में रहते, पशुपालन मुख्य आजीविका थे। गाय उनकी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। राजनीति कबीलों पर आधारित थी। हर जनजाति का एक मुखिया होता था जिसे राजन कहा जाता था, लेकिन राजा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं था। उसके साथ होती थी दो संस्थाएं, सभा और समिति। यही निर्णय लेती थीं युद्ध और शांति पर। राजा के सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था, जिसमें सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी थे। धर्म और आस्था। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति के उपासक थे। उनके देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सोम। वे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बल्कि यज्ञ और मंत्रों से ही देवताओं को प्रसन्न करते थे। साहित्य। यही वह काल था जब मानव सभ्यता ने सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ रचे, ऋग्वेद। इसके अलावा बाद में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद भी अस्तित्व में आए। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई। महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, और रामायण की। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। स्त्रियों की स्थिति। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान मिला हुआ था। वे शिक्षा प्राप्त करती, वेदों का अध्ययन करती, और यहां तक कि कुछ स्त्रियों ने अर्शिकाएं बनकर चाय भी लिखी। लेकिन सबसे रोचक बात यह थी कि स्त्रियों को भी सम्मान और अधिकार प्राप्त थे। वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करती थीं। लोपामुद्रा, घोषा और अपाला जैसी स्त्रियों ने ऋग्वेद के सूक्त रचे। सोचिए, उस समय स्त्रियां सिर्फ गृहिणी ही नहीं, बल्कि अर्शिकाएं भी थीं। स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार थे। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल की ओर, जो सन 1000 ईपू से 600 ईपू तक का माना जाता है। समय बीता। आर्य गंगा यमुना के मैदानी इलाकों की ओर बढ़े। अब उनका जीवन बदलने लगा। घने जंगल काटे गए, खेती का विस्तार हुआ, लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे हल बने, औजार बने और कृषि क्रांति आई। गांवों से निकलकर अब नगर बनने लगे। राज्य व्यवस्था मजबूत हुई, राजा की शक्ति बढ़ी। सभा और समिति धीरे धीरे कमजोर होती गई, और राजा अब अधिक शक्तिशाली शासक बनने लगे। समाज। यही वह समय था जब समाज में वर्ण व्यवस्था और अधिक कठोर हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का विभाजन स्थिर होता गया। स्त्रियों की स्वतंत्रता घटने लगी और उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से दूर किया जाने लगा। धर्म और दर्शन। अब वैदिक धर्म में यज्ञ और कर्मकांड बढ़ने लगे। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, फिर आए आरण्यक और अंततः उपनिषद। यहीं से शुरू हुई भारत की महान दार्शनिक परंपरा। आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की खोज। आर्थिक जीवन। कृषि अर्थव्यवस्था का केंद्र बनी, लेकिन व्यापार भी तेजी से बढ़ा। गांवों से शहरों की ओर संक्रमण शुरू हुआ। यही संक्रमण आगे चलकर भारत को महाजनपदों की ओर ले गया। युद्ध और राजनीति। वैदिक आर्य युद्ध प्रिय थे। उनकी लड़ाइयां होती थीं, गायों के लिए, भूमि के लिए और प्रतिष्ठा के लिए। उनका जीवन घोड़े और रथ पर आधारित था। राजा की सबसे बड़ी ताकत थी उसका सैन्य बल और यज्ञों के जरिए प्राप्त धार्मिक समर्थन। साहित्य और संस्कृति। वेदों के अलावा इस युग में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद लिखे गए। यहीं से भारतीय संस्कृति का गहरा दर्शन जन्मा। तत्वमसि,
अहम ब्रह्मास्मि और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जैसे विचार। तो दोस्तों, वैदिक काल केवल एक सभ्यता नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति का बीज था, जिसने आने वाले युगों को जन्म दिया। ऋग्वैदिक की सरलता से लेकर उत्तर वैदिक की जटिलता तक यह काल हमें बताता है कि कैसे समाज बदलता है, कैसे विचार बदलते हैं और कैसे इतिहास आगे बढ़ता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। जब ये वैदिक लोग गांवों और छोटे छोटे राज्यों से निकल बड़े बड़े नगरों की ओर बढ़े, तो आगे क्या हुआ? कैसे बने विशाल महाजनपद और कैसे शुरू हुई भारत की राजनीतिक गाथा? इसका जवाब मिलेगा हमारी अगली कड़ी में। तो जुड़े रहिए भारत दर्शन स्टूडियो के साथ।